बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुश आमदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इस चैप्टर को हमने शुरू किया था। इस चैप्टर में हमें दो अहम तरीन चीज़ों को पढ़ना है, एक क्रोमोसोम्स और दूसरा डीएनए। क्रोमोसोम्स पर हमने बात की, थोड़ा सा रिपीट करते हैं जी। हमने कहा कि जी हमारे पास जो सेल्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में 5 थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल पतले पतले धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिन बॉडीज। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये क्रोमेटिन बॉडीज कंडेंस हो जाती हैं और इस शक्ल में आती हैं जी, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की मैंने आपको जो है वो काफ़ी डिटेल बताई कि जी एक स्पीशी के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है, काउंटिंग होती है, नंबर जो होते हैं वो फिक्स होती है। यानी अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों में एक एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चाहे इंसान कहीं का भी हो, हर इंसान के हर सेल में, सिर्फ जर्म सेल्स को, गैमेट्स को छोड़ दें अगर हम, तो हर इंसान के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। सिमिलरली फन के अंदर थाउजेंड्स होते हैं। फिर मॉर्फोलॉजिकली हमने क्रोमोसोम की बात की कि हमारे पास क्रोमोसोम जो है उसमें सेंटर में होता है सेंट्रोमेयर, और उस पर दो आर्म्स निकल रहे होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स। यानी एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोमेयर और दो क्रोमेटिड्स से बना हुआ होता है। सेंट्रोमेयर के अंदर एक रिंग टाइप का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं काइनेटोकोर, और सेल डिवीजन के दौरान जो फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। लेकिन ये एक क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम हमें नजर नहीं आता क्योंकि आम हालात में सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। और जब क्रोमेटिन फाइबर्स कंडेंस हो रहे होंगे, सेल डिवीजन जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, सेल डिवीजन में जब ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन रहे होते हैं उस दौरान वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। लिहाजा जब कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम आता है तो हमें वो इस तरह नहीं बल्कि इस तरह मिलता है जिसको हम रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी कहते हैं या सिस्टर क्रोमेटिड्स भी कहते हैं। हर एक क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड है जी, एक ये क्रोमेटिड है एक ये क्रोमेटिड है, और हर क्रोमेटिड अपने आप को रेप्लिकेट किया हुआ है। हर क्रोमेटिड अपने आप को रेप्लिकेट किया हुआ है। तो हम कहेंगे कि जी ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और हम इसको क्या कहेंगे कि ये सिस्टर क्रोमोसोम है या रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। बहरहाल काउंटिंग के एतबार से हम इसको भी एक मानते हैं और इसको भी एक मानते हैं। ये मॉर्फोलॉजिकली हमने क्रोमोसोम पर बात करी। फिर हमने टाइप्स पर बताया मैंने आपको कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम की 4 टाइप्स होती है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। फिर हमने बात करी फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स में, फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स की, कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है इसमें 60% प्रोटीन होता है, 40% डीएनए होता है। ये इसकी बनावट में होते हैं इस बात, जबकि इनके अलावा आरएनए भी मौजूद होता है। लेकिन आरएनए असल में डीएनए को जब रीड आउट किया जा रहा होता है तो जो आरएनए बनता है ये वो होता है, लिहाजा वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता। फिर मैंने आपको इसका पूरा बनने का जो तरीका है जी, कि क्रोमोसोम, डीएनए की चेन, फिर प्रोटीन, उसके बाद न्यूक्लियोसोम, फिर क्रोमेटिन फाइबर, कंडेंसेशन, ये सब आपको काफी डिटेल में बताया। फिर हमने फंक्शंस पर बात करी कि इन क्रोमोसोम्स का जो हमारे सेल्स के न्यूक्लियस में मौजूद है इनका काम क्या होता है। तो मैंने आपको बताया जी क्रोमोसोम्स कंटेन्स जीन्स। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। और जीन्स क्या होते हैं हमने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है कि हमारे पास मेंडल का वर्क था। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल ने बताया था कि किस तरह हमारे जो करेक्टर्स होते हैं वो हमारी औलादों में, हमारी जनरेशन में मुंतकिल होते हैं। तो हमारे करेक्टर्स का हमारी जनरेशन में मुंतकिल होने का पूरा मैकेनिज्म मेंडल ने पेश किया था, जिसको हम उसके 3 लॉज पर मुश्तमिल होता है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो मेंडल्स ने अपने लॉ के अंदर हमें जीन्स का जिक्र किया था कि हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं वो जीन्स की सूरत में स्टोर हुए हुए होते हैं, जीन्स पेयर की सूरत में होता है। जब हम गैमेट्स बनाते हैं तो ये पेयर टूट जाता है, एक गैमेट में एक जीन जाता है, और फिर ये एक हमारा जीन, एक जो है वो मदर का जीन, ये मिलता है तो फिर हमारे पास जो जाइगोट होता है उसका एक जीन पेयर तैयार हो जाता है। तो ये जो मेंडल ने अपने वर्क में, अपने जेनेटिक्स की लॉज में जिस जीन्स का जिक्र किया था, जिनमें कैरेक्टर्स स्टोर हैं, जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स में वही है कि ये जो जीन्स हैं मेंडल्स वाले, ये जीन्स क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाएंगे ये मेंडल्स के जीन्स। ये हमें कैसे पता चला? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी से। कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी क्या है जी, कि मायोसिस के दौरान देखा गया कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था जी, हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिनमें से 23 जो है वो हमारे फादर में से आते हैं, 23 जो है वो हमारे मदर में से आए हैं। और ये 23 क्रोमोसोम्स तकरीबन सेम होते हैं, लिहाजा जो दो सेम क्रोमोसोम्स होंगे, एक फादर का एक मदर का, वो मिलके एक पेयर बन जाता है। उस पेयर को आप कह रहे होते हो होमोलोगस क्रोमोसोम।
लिहाजा आप यूं कह लें कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, या यूं कह लें कि 23 पेयर्स हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स हैं, 23 तो नहीं है सर, 22 है, लेकिन इस पर मैं बाद में बात करूंगा। अभी हम अपनी आसानी के लिए 23 ही कहते हैं। तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन अगर हम पेयर की सूरत में देखें तो ये 23 पेयर हैं। हर पेयर में 2 क्रोमोसोम होंगे, एक फादर से इनहेरिट हुआ हुआ है, एक मदर से इनहेरिट हुआ हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में हमें बताया गया क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी में, कि हमारे सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, उन पेयर को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और फिर जब मयोसिस होता है तो इस मयोसिस के दौरान ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर टूट जाता है, और एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर का जो एक क्रोमोसोम है वो एक गैमेट में जाएगा, और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने आपको नीचे डायग्राम में भी दिखाया था कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम है हमारे पास, और जब गैमेट बनता है तो ये पेयर टूट जाएगा जी, और ये पेयर का एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा, एक क्रोमोसोम एक गैमेट में जाएगा। ये बिल्कुल मैच कर रहा है जी मेंडल के वर्क से। मेंडल भी कहता था कि हमारे पास जीन का पेयर होता है, लेकिन जब गैमेट्स बनते हैं तो वो पेयर टूट जाता है, और एक क्रोमोसोम एक एक गैमेट जो है, एक जीन जो है वो एक गैमेट में जाता है, एक जीन जो है वो एक गैमेट में जाता है। तो यहाँ से आइडिया हुआ लोगों को कि जो हमारे क्रोमोसोम्स है इसी के अंदर जीन्स मौजूद है। क्रोमोसोम टूट रहा है, लिहाजा जीन पेयर भी टूट रहा है। तो यूं आइडिया हुआ कि अगर हमारे पास ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जी, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जो जीन पेयर है, जो मेंडल कहता था जीन पेयर की सूरत में एग्जिस्ट करता है, तो उस पेयर का एक एलील इधर होता है, एक एलील इधर होता है, ये एक पेयर हो गया। अब जब मायोसिस के दौरान गैमेट्स बनेंगे तो ये देखें जी होमोलोगस क्रोमोसोम भी टूट गया जी, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल थ्योरी, और जो है वो मेंडल के वर्क के हिसाब से देख लें जीन पेयर भी टूट गया। तो यहाँ आइडिया हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी से कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनमें हमारे जीन्स मौजूद हैं, और ये क्रोमोसोम्स असल में कैरियर्स हैं जीन्स के। ये क्रोमोसोम्स असल में इनके अंदर जीन्स मौजूद हैं, और ये मयोसिस के दौरान गैमेट्स की फॉर्मेशन के दौरान ये उन्हीं जीन्स को हमारी नस्लों में मुंतकिल करते हैं। तो हम इनको कहते हैं दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन्स। ठीक है जी, ये हमारे जीन्स को कैरियर करते हैं। अब जाहिर बात है जीन का काम है हेरिडिटी, हमारे कलेक्टर्स को माँ बाप से औलादों में मुंतकिल करना, वही काम क्रोमोसोम का हो जाता है। तो क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स, दे आर द कैरियर्स ऑफ जीन एंड दे इन्वॉल्व इन हेरिडिटी। उसके बाद जब ये क्रोमोसोमल थ्योरी आ गई और हमें ये पता चल गया दे आर हेरिडिटी मटेरियल्स, दे आर इन्वॉल्व इन हेरिडिटी, दे कंटेन जीन्स, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्रोमोसोम्स में जो जीन्स मौजूद है वो किस चीज में मौजूद है। क्योंकि हमने अभी पढ़ा, हमने देखा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है वो दो चीजों से बनता है, प्रोटीन और डीएनए। तो अब जीन किसमें? डीएनए में जीन है या प्रोटीन में जीन है? इसके लिए फ्रेड ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेप्टोकोकस की उसने 2 वेराइटीज ली थी, और उसने उस पर मुख्तलिफ टेस्ट किए एक माइस पर, और ऑब्जर्वेशन के हिसाब से उसने ये फाइंड आउट किया कि ये जो जीन्स है हमारे पास ये प्रोटीन में नहीं है, ये डीएनए में मौजूद है। तो यहाँ फ्रेड ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ये साबित हो जाता है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स है ना, वो प्रोटीन में नहीं है, वो डीएनए में। तो अब यहाँ हमें डीएनए के स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एवरी मैक्लीड और मैकार्डी का एक्सपेरिमेंट भी हमने इसी बात को साबित करने के लिए हमने एक इनका भी एक्सपेरिमेंट देखा था। तो अब यहाँ ये समझ में आ गया क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद है, ये भी समझ में आ गया कि क्रोमोसोम्स में जो जीन्स हैं वो प्रोटीन में नहीं है, वो डीएनए में। सो डीएनए के स्ट्रक्चर की हमने सोची कि यार डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ताकि फिर हमें पता चले कि डीएनए में जीन्स किस शक्ल में स्टोर हुए हैं। तो इस स्ट्रक्चर पर मैंने आपको बताया वाटसन क्रिक मॉडल। 2 साइंटिस्ट थे वाटसन क्रिक, उन्होंने बड़ा बेहतरीन डीएनए का मॉडल पेश किया। उनके मुताबिक डीएनए एक पॉलीमर होती है जो कि बहुत छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनती है। डीएनए के मोनोमर को हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो एक न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल से बनता है। एक होती है शुगर डीऑक्सीराइबोस, एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजन बेस। तीनों का मिलाकर किस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर बनता है वो भी मैंने आपको बताया था। फिर 2 चेन्स होती हैं आमने सामने, और जो नाइट्रोजन बेस हैं 4 किस्म के होते हैं, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन और थायमाइन। ठीक है जी, इनमें एडिनाइन ग्वानिन जो है वो डबल बेस स्ट्रक्चर होता है, डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूराइन कहते हैं, जबकि साइटोसाइन और थायमाइन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं पायरामिडाइन। तो ये किस तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड बनता है? बेस शुगर से पहले कार्बन पे और फॉस्फेट से पांचवें कार्बन पर अटैच होती है। फिर ये मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलकर किस तरह एक चेन बनाती हैं, ये भी बताया था। और फिर एक 2 चेन्स आपस में कैसे कंबाइन होती हैं, ये भी बताया था। और एक अहम तरीन बात बताई वो ये कि एडिनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ बॉन्ड होता है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसाइन। ये बेस पेयर फिक्स है, ए ऑलवेज पेयर विद टी और जी ऑलवेज पेयर विद सी।
तो यूं हमें पता चला कि ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर था, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर था, इसकी काफी डिटेल हमने देखी। फिर हमने देखा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैसे होता है। क्रोमोसोम जो सेल डिवीजन के दौरान हमने बात करी, क्रोमेटिन फाइबर अपने आप को रेप्लिकेट कर देते हैं। क्रोमेटिन फाइबर में असल में डीएनए होता है, तो वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है फाइबर की कंडेंसेशन के दौरान। तो अब ये ड्यूरिंग कंडेंसेशन डीएनए किस तरीके से अपने आप को रेप्लिकेट करता है, वाटसन क्रिक मॉडल से ये भी, इसका भी मैकेनिज्म बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। वो भी मैंने आपको बताया था जी, सेमी कंजर्वेटिव के मायने क्या है और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो सेमी कंजर्वेटिव क्यों है, ये पर इस पर भी बात करी थी। तो यहाँ अब हमारे पास दो चार बड़ी बातें साबित हो गई है जी। एक ये कि हमारे पास जो मेंडल्स के जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स कैरी क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स। क्रोमोसोम्स में जीन्स मौजूद होते हैं, एक ये बात साबित हो गई। फिर दूसरा बात साबित ये हो गई कि जी रिप्रोडक्शन के दौरान ये क्रोमोसोम्स जीन्स को हमारी औलादों में मुंतकिल करते हैं। इसको हम कहते हैं जी क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स थ्रू जनरेशन। ठीक है जी, क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स। क्रोमोसोम जो है हमारी नस्लों के अंदर जीन्स को लेकर जाते हैं, और जीन्स हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं, लिहाजा जीन्स और क्रोमोसोम्स दोनों हेरिडिटी में इन्वॉल्व होते हैं। फिर हमें ये भी पता चल गया जी डीएनए कहाँ मौजूद, जीन्स कहाँ मौजूद है, जीन्स मौजूद है, जीन्स लाई इन डीएनए। जीन्स कहाँ पे मौजूद है, जीन्स लाई इन डीएनए। डीएनए के अंदर हमारे पास जो है वो जीन्स मौजूद है। अब डीएनए में जीन्स कैसे मौजूद है, डीएनए का तो पूरा स्ट्रक्चर हमने देखा, तो इसमें जीन कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आया। इसमें तो न्यूक्लियोटाइड हमें नजर आया, इसमें तो हमें नाइट्रोजन बेस नजर आया, फॉस्फेट शुगर नजर आई, लेकिन हमें जीन कहीं नजर नहीं आया। तो अब उस पर बात करते हैं जरा। असल में अब सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक डीएनए की चेन है। लेट सपोज ये हमारे पास एक डीएनए की चेन है जी। डबल हेलिक्स ट्विस्टेड मॉडल होता है जी। तो ये देखें मैंने डबल ट्विस्टेड हेलिक्स मॉडल बना दिया। अब अगर मैं इसको ट्विस्टेड से अनट्विस्ट कर दूं जी, इसको अगर मैं सीधा सीधा कर दूं जी, ये मैं इसको दोनों जो आप अपराइट्स हैं इनको मैंने सीधा कर दिया, और ये इनके दरमियान बेस पेयर्स मौजूद है। ये बेस पेयर्स मौजूद है, ठीक है जी। बेस पेयर्स के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एडिनाइन हमेशा जो है वो थाइमाइन के साथ बॉन्ड होता है, और साइटोसाइन जो है वो हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड होता है। तो ये मेरे पास एक जीन है, एक डीएनए है जी, एक क्रोमोसोम के अंदर बहुत बड़ी डीएनए की चेन होती है। ये भी हम बात कर चुके हैं कि हर एक क्रोमोसोम में एक डीएनए की अनब्रोकन चेन होती है, बहुत बड़ी होती है। मैंने एक छोटा सा हिस्सा लिया हुआ है। तो ये मेरे पास डीएनए की एक, यानी कि ये मेरे पास क्या था जी, डीएनए का ट्विस्टेड स्ट्रक्चर था। मैंने उसको जो है वो सीधा कर दिया, ये देखने के लिए कि जीन्स कहाँ है। ठीक है जी, ये हमारे पास डीएनए का ट्विस्टेड मॉडल था, हमने उसको सीधा कर दिया। अब ये जो डीएनए का, ये जो पूरा डीएनए है, इस डीएनए के अंदर ये जो बीच के अंदर बेस पेयरिंग हुई हुई है ना, ये जो बेस पेयरिंग हुई हुई है, यही असल में कोड है, यही असल में जीन है। ये जो बेस पेयरिंग हुई हुई है आपको बीच में नजर आ रही है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, एक मिनट रुकिएगा। तो अब ये जो बेस बीच में लगे हुए हैं ना डीएनए में, और ये बेस सीक्वेंस है, ये तो बेस हमारे पास बीच में लगे हुए हैं, इसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो पहला बेस पेयर है जो इस डायग्राम में नजर आ रहा है, सपोज करें जी लेफ्ट साइड वाले पे ए लगा हुआ है, तो राइट साइड पे क्या होगा जी, ऑब्वियस बात है टी लगा हुआ होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड बेस पेयर है, सपोज करें जी यहाँ पे वो है सी, तो यहाँ क्या लगा हुआ होगा, ऑब्वियसली जी लगा हुआ होगा। फिर थर्ड बेस पेयर है जी, सपोज करें टी, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली ए लगा हुआ होगा। फिर आप और ले लें जी एग्जाम्पल टी ले लें जी, और यहाँ लगा हुआ होगा सी। अब ये जो हम सीक्वेंस बना रहा हूँ मैं आपके सामने, एक रैंडम सीक्वेंस बना रहा हूँ, खैर मैं तो, ये जो हम सीक्वेंस बना रहे हैं इसी सीक्वेंस को हम जीन कह रहे होते हैं। दैट सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर इज कॉल्ड जीन। मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक का अगर मैं डीएनए सेगमेंट निकाल दूं, ये वाला डीएनए सेगमेंट कर दूं ना, इस ये एक जीन होगा, दैट इज वन जीन। ए भैया एक मिनट रुकिएगा जरा, ये तंग कर, हाँ। अब यहां से लेके यहां तक का सेगमेंट है, सपोज कर लो जी ये है जीन नंबर 1। इसी तरह यहां से लेके यहां तक आप कह लो ये जीन 2 है, और यहां से लेके यहां तक का
दैट इज योर जीन 3। ऐसे आपके डीएनए के अंदर जीन्स लगे हुए हैं। असल में जीन्स डीएनए का एक सेगमेंट है, एक टुकड़ा है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक का एक टुकड़ा जीन, एक डीएनए, एक जीन है, दूसरा टुकड़ा दूसरा जीन है, तीसरा टुकड़ा तीसरा जीन है, ठीक है। अगर मैं आपको टुकड़े कर दूं तो ये जीन्स बन जाएंगे। मैं करके नहीं दिखा रहा, बस वैसे समझ जाइएगा। तो ये होते हैं जी जीन्स। ये जो आपके डीएनए की लंबी सी चेन है, इसके कुछ हिस्से को आप एक जीन कहोगे, ठीक है जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी डीएनए का एक टुकड़ा इज कॉल्ड जीन, जीन कहलाता है, इज कॉल्ड जीन। तो ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है जी, इस एक टुकड़े को, जो आपके जीन्स के जो डीएनए का ये जो टुकड़ा है, इसको आप जीन कह देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इस टुकड़े के अंदर, चलें ठीक है जी, ये टुकड़ा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का टुकड़ा एक जीन हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का दूसरा टुकड़ा हो गया, जीन हो गया। चले ठीक है जी, डीएनए का एक टुकड़ा जीन हो गया। इसमें मालूमात कैसे स्टोर है? इसके अंदर मालूमात, ये जो बेस पेयर, इस टुकड़े के अंदर ये जो बेस पेयर की अरेंजमेंट होगी ना, कि पहले ए लगा हुआ है, फिर उसके बाद सी लगा हुआ है, उसके बाद टी लगा हुआ है, उसके बाद जी लगा हुआ है, ये जो सीक्वेंस होगा बेस पेयर का, यही मालूमात है। आपकी मालूमात इस सीक्वेंस में स्टोर होती है। जैसे मालूमात आप सीक्वेंस में स्टोर करते हो ना, आपकी तनख्वाह है, आपके पास पैसे, आप कैसे स्टोर करते हो पैसों की? नंबर्स को, नंबर्स की तरतीब के साथ। आपने नंबर दे जी 1 2 3 4, ये एक अलग नंबर है, आप इसके सीक्वेंस तब्दील कर दें, 4 3 2 1, ये एक अलग नंबर हो गया। सीक्वेंस तब्दील कर दें 3 2 1 5, ये अलग नंबर हो गया। शिनाख्ती कार्ड नंबर देखें आपने, मोबाइल नंबर देखें, क्या है वो? एक मोबाइल नंबर है, दैट इज माई मोबाइल नंबर, 0345332614। अब ये एक नंबर की सीक्वेंस है, दैट इज सिर्फ एक बंदे का नंबर है बस। अब ये मखसूस हो गया जी मेरे लिए। ये इसकी सीक्वेंस को आगे पीछे कर दें, यहाँ 0312 लगा दें, सिर्फ थोड़ा सा आपने तब्दील किया नंबर को, अब ये किसी और का नंबर हो जाएगा, दैट इज सम अदर्स नंबर। देख रहे हो आप, नंबर की तरतीब के अंदर हमने मालूमात स्टोर की हुई है। इसी तरीके से यहाँ पर स्टोर हुआ हुआ है। ये जो तरतीब है ना, ACT, अब ए को पढ़ लो आप, दूसरा तो आपको पता है क्या होगा। तो ये जो ACTGACT, ये एक मालूमात है। अगर मैं यहाँ एक को भी तब्दील कर दूं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ सी की जगह सपोज करें मैं जी लिख देता हूँ, तो यहाँ जी की जगह क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। मैंने एक की तरतीब पलट दी है, ये एक अलग जीन हो जाएगा, ये अलग स्टोर होगा इसके अंदर मालूमात। तो ये नंबर है, यहाँ मैं 3 की जगह 2 लिख दूं तो एक डिफरेंट नंबर बन जाएगा। ऐसे जीन्स के अंदर हमारे मालूमात स्टोर हुई है बाय अरेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ डीएनए बेस पेयर्स। तो ये होते हैं जीन्स डीएनए के अंदर। आपके डीएनए की चेन जो है, उसके कुछ टुकड़े, आपके डीएनए की चेन्स के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, एक पर्टिकुलर टुकड़े को आप जीन कहते हैं। और उस जीन के अंदर आपकी मालूमात किस शक्ल में स्टोर हुई है? जैसे कंप्यूटर जो है आपके डेटा को 101010 की सूरत में स्टोर करता है, नंबर्स आपके डेटा को उसकी तरतीब से स्टोर कर लेते हैं। सिमिलरली आपके डीएनए के अंदर, आपके जीन के अंदर आपकी मालूमात कैसे स्टोर हुई है? इन बेस पेयर्स की सीक्वेंस पर। AGCT ये एक अलग है, ATCG ये एक अलग जीन, अलग मालूमात होगी, अलग जीन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है डीएनए और जीन्स का, ये उसका ताल्लुक है। तो ये बात भी हम लिख देते हैं जी, कि इंफॉर्मेशन जो होती है, ये हमारे पास ये जो हेरिडिटी करेक्टर है, किस सूरत में स्टोर होते हैं जी? इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस और लीनियर सीक्वेंस, हाँ, लंबाई में। तो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन किस सूरत में स्टोर होती है जी हमारे जीन में? स्टोर्स इन जीन in the form of linear sequence, in the form of linear sequence of DNA, वो बेस पेयर ऑफ बेस पेयर। तो ये जो बेस पेयर की लीनियर सीक्वेंस होगी, इसकी शक्ल के अंदर जीन अपने अंदर मालूमात स्टोर कर लेता है। व्हाट इज जीन? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए। चलिए जी, अब यहां से आगे बढ़ते हैं।
अब हमें ये समझ में आ गया क्रोमोसोम क्या है, ये भी समझ में आ गया क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स कहाँ स्टोर हैं, ये भी देख लिया डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ये भी देख लिया कि डीएनए के स्ट्रक्चर में जीन क्या होता है, ये भी देख लिया जीन्स ने स्टोर किस शक्ल में की हुई है मालूमात, इन द फॉर्म ऑफ बेस पेयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जीन किस तरीके से हमारे 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 करेक्टर्स को कंट्रोल करता है। हम ये कह रहे हैं ना, हम बार बार कह रहे हैं कि एक औलाद अगर पैदा होती है तो अब उसकी पूरी बॉडी की जो बनावट है वो जीन्स कंट्रोल करेंगे। उसकी आंखों का कलर जीन्स डिसाइड करेगा, इसकी आंखों का कलर क्या होना चाहिए, इसके बालों का कलर जीन डिसाइड करेगा, उसकी स्किन का कलर, उसका ब्लड ग्रुप, उसके अंदर हाइट कितनी होनी है, उसके अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स कितने, इवन के कुछ बीमारियां तक, हर चीज हमारे जीन्स डिसाइड करते हैं। एक बच्चा एक जायगोट से जब वो बच्चा बनता है तो उसकी बनावट में आंखों का कलर, बालों का कलर, हर चीज उसमें जो मौजूद जीन्स है जो कि माँ और बाप से आए हुए हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके से जो है वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो अब ये कैसे होता है, अभी हम देखेंगे कि हाउ जीन्स एक्सप्रेस। ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं, हाउ जीन्स एक्सप्रेस, जीन्स किस तरह एक्सप्रेस होते हैं, हाउ जीन्स एक्सप्रेस, जीन्स किस तरीके से अब अपने अंदर स्टोर मालूमात को जाहिर करके एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्क पैदा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे सपोज करें जी ये एक जायगोट है जी, ये एक जायगोट है, इसके अंदर का एक क्रोमोसोम मैंने निकाला, ठीक है जी, और ये क्रोमोसोम निकाला है जी मैंने, इसके अंदर से मैंने जो है वो इस क्रोमोसोम से मैंने एक डीएनए की सेगमेंट निकाल, एक डीएनए का पूरा एक चेन निकाला, उसके अंदर से मैंने एक सेगमेंट निकाल लिया जी, एंड वी नो दैट दैट सेगमेंट इज अ जीन। अब ये एक जीन है जी, ये जो सेगमेंट निकाला है ये मैंने एक जीन है जी। अब ये जीन इसके अंदर सपोज करें जी आंखों का कलर स्टोर हुआ हुआ है, इसके अंदर जो है स्टोर हुआ हुआ है कि इस जायगोट की आई कलर जो है वो ब्लैक होना चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जीन किस तरीके से इस जायगोट से बनने वाले इंसान की आंखों का कलर काला करेगा। हाउ जीन्स एक्सप्रेस, दिस इज कॉल्ड जीन्स एक्सप्रेस। तो सवाल ये पैदा होता है कि जीन के अंदर अगर एक मालूमात स्टोर हुई है जी, फॉर एग्जाम्पल आई कलर की, तो ये जीन किस तरीके से जाहिर करके फिर इस जीन के जाहिर होने से या जाहिर हो जाएगा तो इस बच्चे की जो आंख है वो काली हो जाएगी। अब ये जीन एक्सप्रेस कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जी जीन्स के अंदर ये जो मालूमात स्टोर हुई हुई है ना, असल में ये है किस चीज की मालूमात, हमारी करेक्टर्स की मालूमात है, लेकिन जीन इस मालूमात का करता क्या है। अब यहाँ जरा गौर से समझना होगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टॉपिक है। जीन्स किस तरीके से एक्सप्रेस करता है जी, जीन्स के अंदर ये जो बेस पेयर की सीक्वेंस है इसके जरिए प्रोटीन बनेगा। ठीक है जी, जीन्स की जो बेस पेयर हैं, बेस पेयर्स ऑफ जीन, पूरा लिखता हूं पहले मैं, बेस पेयर ऑफ जीन्स फॉर्म अ प्रोटीन, फॉर्म करते हैं एक प्रोटीन। सबसे पहले तो ये काम करेंगे, जीन्स क्या करेंगे, जीन्स के अंदर ये जो बेस पेयर हुए हैं ना A T C G, ये असल में प्रोटीन बनवाएंगे। कैसे बनवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आप जानते हैं जी कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर, प्रोटीन जो है वो एक पॉलीमर होती है और इसका जो छोटा छोटा यूनिट होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो अब वो क्या मामला होता है जी वो भी मैं आपको बता देता हूँ हाथ के हाथ। कि सपोज करें जी ये हमारे पास एक जीन है जी, ये डीएनए का टुकड़ा ले लिया एंड इसको मैं कह रहा हूँ कि जी ये एक जीन है, सपोज करें। अब इस जीन के अंदर मैंने बेस पेयर्स को अगर मैं लिखूं तो सपोज करें जी ए के सामने टी होता है, फिर सी के सामने जी होता है जी। एक एक ले लेते हैं, दो दो लेने की तो जरूरत नहीं है, आपको पता है जी क्या होता है। मैं अपनी आसानी के लिए एक एक बेस पेयर का एक नाइट्रोजन बेस ले रहा हूँ। तो ए लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, सी लगा हुआ है, जी लगा हुआ है, टी लगा हुआ है, फिर दोबारा ए लगा हुआ है, फिर सी लगा हुआ है, फिर जी लगा हुआ है, फिर टी लगा हुआ है, फिर दोबारा टी लगा हुआ है, फिर ए लगा हुआ है, ऐसे। और एक और लेते हैं ये है जी हमारे पास बेस पेयर्स इस जीन के अंदर जो बेस पेयर्स हैं, जो नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं, ये उसकी सीक्वेंस है। अभी ये तो बेस पेयर नहीं है क्योंकि मैंने साइड में वाला दूसरा वाला नहीं लिया हुआ, लेना चाहे तो ले ले, मर्जी आपकी। अब होता क्या है जी, ये जीन प्रोटीन बनाएगा, बता चुका ना मैं आपको, ये जीन क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एंड वी नो दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो होता क्या है, इसमें से तीन तीन ये तीन का एक कोडॉन होता है। अब ये कोडॉन्स क्या होते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको। ये तीन एक अमाइनो एसिड बनाएंगे।
और ये सारा प्री डिटरमाइन होता है कि एटीसी ये वाला अमाइनो एसिड बनाएगा, एटीसी ये वाला अमाइनो एसिड बनाएगा, वगैरह वगैरह। वो सब कोडॉन्स पर हम बात करेंगे आगे इसी चैप्टर में। अब ये तीन जो है ये एक अमाइनो एसिड बनवाएंगे। सपोज करें जी इन्होंने बनवाया अमाइनो एसिड 1 बनवाया, सपोज करें। इसी तरह ये जो तीन नाइट्रोजन बेस है, ये अब जो जाहिर बात है ये अलग है ना, GTA। ऊपर वाला क्या था, ATC। अब ये क्या है, GTA। तो अब ये दूसरा अमाइनो एसिड बनवाएंगे, अमाइनो एसिड नंबर 2। अब ये भी एक अलग जीन, अलग कोडॉन है, देखें जी, CGT। तो ये सपोज कर लें थर्ड अमाइनो एसिड बनवा देंगे। कैसे बनवाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बार बार कह रहा हूँ। और ये जो है ये चौथा अमाइनो एसिड बना देंगे। यूं हमारे पास इस पूरे जीन ने, इस पूरे जीन के अंदर ये जो बेसिस लगे हुए थे, तीन तीन का एक कोडॉन होता है, वो एक एक अमाइनो एसिड बनवा लेते हैं। अब जितना बड़ा जीन होगा उस हिसाब से उतने अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे। तो ये जो अमाइनो एसिड नंबर 1, ये है अमाइनो एसिड नंबर 2, ये है अमाइनो एसिड नंबर 3, ये है अमाइनो एसिड नंबर 4। तो ये सारे अमाइनो एसिड कंबाइन हो जाएंगे। यह अमाइनो एसिड दूसरे से कंबाइन हुआ, दूसरा से ये तीसरा कंबाइन हुआ, तीसरे से ये चौथा कंबाइन हुआ, और ये आपके पास एक प्रोटीन तैयार हो गया। ऐसे ये जो है ना जीन एक प्रोटीन बनाता है। अब ये इसको मैं और डिटेल में जाऊंगा कि ये जो है ना कि ये जो तीन नाइट्रोजन बेस हैं, इन्होंने एक अमाइनो एसिड ही बनवाया, कैसे भाई, प्रोटीन बना लेते या कुछ और बना लेते, कार्बोहाइड्रेट बना लेते, लिपिड, अमाइनो एसिड ही बनाया, वो तो मैं अभी जाऊंगा उसकी डिटेल में। तो अब यूं तो ये तो समझ में आ गया कि जी जीन ने प्रोटीन बनवा दिया। हमारे पास किसी एक हेरिडिटी करेक्टर, फॉर एग्जांपल जो हमने लिया हुआ था आंखों का कलर, तो उस जीन ने एक खास प्रोटीन बना दिया। अब प्रोटीन हमारी बॉडी में इंतहाई तरीन अहम कंपाउंड होता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में, हम तो कई दफा आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, प्रोटीन आपकी बॉडी का सबसे अहम तरीन कंपाउंड है। आप अगर सेल की बात करो तो आप अपने सेल में से पानी को हटा दो, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 18%। आपके एंजाइम्स प्रोटीन से बनते हैं, आपके हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं, आपकी बॉडी में जितना भी कलर है, जितना भी पिगमेंटेशन है, सब प्रोटीन है। ठीक है ना। अब क्या होगा जी, ये जो प्रोटीन है, या तो इन प्रोटीन्स जो है ये प्रोटीन से हार्मोन्स बनेंगे। इन प्रोटीन से क्या होगा जी, इन प्रोटीन से स्पेसिफिक हार्मोन्स बन जाएंगे। और वो हार्मोन्स जो है आपको पता है जी, वो पर्टिकुलर काम करवाएंगे, और वो काम क्या होगा जी, आंखों का कलर। या फिर क्या होगा जी, इस प्रोटीन से जो है वो इंजाइम्स बन जाएंगे, इंजाइम्स बन जाएंगे जी। और इंजाइम्स भी आपको पता है जी रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। और या फिर जो है वो पिगमेंट्स की सूरत में, ये पिगमेंट की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं जी, पिगमेंट की सूरत में कन्वर्ट हो गए, ये बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं, वहाँ कलर आना शुरू हो जाता है। जैसे आंखों के केस के अंदर ना, ये प्रोटीन पिगमेंट बनना शुरू हो जाएगा जी, और आंखों के जो आयरस होता है उसमें स्टोर होना शुरू हो जाएगा मेलेनिन नाम का, और वहां पे जो है फिर आंखों का कलर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर ये एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं फिर इन प्रोटीन से। ये जो प्रोटीन तैयार हुआ है, इससे इंजाइम बनेगा या हार्मोन बनेगा, इंजाइम ले लेते हैं चले हम। तो अब इंजाइम बनेगा तो वी नो दैट कि इंजाइम एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, एक रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। वो रिएक्शन इंजाइम बनेगा तो होगा, इंजाइम नहीं बनेगा तो नहीं होगा। ठीक। तो अब मिसाल के तौर पे आपकी बॉडी के अंदर जो है वो सपोज करें आंखों का कलर चाहिए था आपको, आपको आपका आंखों का कलर होना चाहिए था ब्लैक। इस चीज का जीन है जी, हमने इसी की बात करी थी ना। अब इसने जीन ने क्या करा, प्रोटीन बनाया, प्रोटीन ने क्या करा, एंजाइम में कन्वर्ट हो गया, एंजाइम में कन्वर्ट हो गया। और एंजाइम वो एंजाइम होगा जिसका रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट आपका आंखों का कलर बन जाएगा। किसी रिएक्शन के नतीजे में आपकी आंखों का कलर ब्लैक हो रहा होगा, और उस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए जो एंजाइम है वो ये बन गया। अब ये एंजाइम जो है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा, और अब आपकी आंखों का कलर ब्लैक हो जाएगा। सिमिलरली सपोज करें आंखों का कलर जो है वो ब्लू होना था, आंखों का कलर ब्लू होना था। अब ब्लू करने के लिए जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है उसके लिए हमें सेकंड एंजाइम चाहिए, ये वाला एंजाइम नहीं चाहिए। एंजाइम सपोज कर लें हमें बी चाहिए। अब उस एंजाइम बी के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है, और वो प्रोटीन कैसे बनता है, वो प्रोटीन अभी आपने ऊपर देखा जीन से बनता है, और वो जीन माँ बाप से आ रहा होता है। तब माँ बाप से वो जीन आएगा, उस जीन से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से ये वाला बी एंजाइम बन जाएगा। और जब वो बी एंजाइम बन जाएगा तो फिर ये रिएक्शन आपका बॉडी में हो जाएगा, और आपकी आंखों का कलर ब्लू हो जाएगा। तो दैट इज हाउ जीन एक्सप्रेस। जीन किस तरह एक्सप्रेस हो रहा है, बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन।
एक प्रोटीन की शक्ल में वो आ जाते हैं जी। प्रोटीन या तो पिगमेंट्स की सूरत में स्टोर हो जाता है, या फिर जो है वो जो है आपके पास जो है वो किसी हार्मोन में या एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हार्मोन जो है, आपको पता है जी, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन है स्पेसिफिक एंजाइम से ही ऑपरेट होते हैं। अब वो एंजाइम आपका उस पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज कर देगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मिसाल के तौर पे आपकी स्किन का कलर जो होता है वो मेलानिन नाम के प्रोटीन से बनता है। आपकी स्किन के ऊपर मेलानिन नाम का प्रोटीन है जी, वो स्टोर होता है और उस हिसाब से आपका स्किन का कलर बनता है। अब ये मेलानिन कितना बनना है, इसका जो कैटेलाइज रिएक्शन है वो एंजाइम से होता है। अब आपका जीन जो है वो एक प्रोटीन बनाएगा, उससे वो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम आपके रिएक्शन में जाएगा, आपके रिएक्शन में आपका रिएक्शन होगा, मेलानिन बनेगा, मेलानिन आपकी स्किन पे जाके स्टोर होगा, आपकी स्किन का कलर बनेगा। अब ये पॉलीजेनिक होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे रिएक्शन यानी बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे स्किन के कलर के लिए। बहुत सारे, यानी एक जीन से कंट्रोल नहीं होता स्किन का कलर, 5, 10, 15 जीन से कंट्रोल होता है। अब वो 10, 15 किस्म के एंजाइम बनाएंगे और वो हमारी बॉडी में आएंगे, कुछ कुछ को रिएक्शन को कैटेलाइज करेंगे, जगह जगह मेलेनिन बन बन के हमारी स्किन पे आ रहा होगा। तो ऐसे जीन एक्सप्रेस होता है जी। जीन किस तरह एक्सप्रेस होता है? जीन प्रोटीन बनाएगा, ये जो बेस पेयर है इसकी सीक्वेंस के एतबार से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनेगा। फिर वो प्रोटीन जो है या तो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो जाता है या हॉर्मोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये एंजाइम हार्मोन जो है वो हमारी बॉडी की रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। आपका जीन जिस रिएक्शन को चाह रहा होगा वो कैटेलाइज हो जाएगा, जिसको नहीं चाह रहा होगा उसका जीन ही नहीं होगा। जो रिएक्शन आपकी बॉडी में नहीं होना उसका जीन आपके पास नहीं होगा, तो ना उसका प्रोटीन बनेगा, ना उसका एंजाइम बनेगा, ना वो रिएक्शन हो पाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है, चले यहाँ तक तो बात समझ में आ जाती है। अब ये होता है बात, यार ये जीन पेयर से ये प्रोटीन बनता ही कैसे है? ये बात अभी मेरे हजम नहीं हो रही है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये ATC इससे ये वाला एंजाइम कैसे बन गया, ये अमाइनो एसिड कैसे बना है। इस पर बात करते हैं। इसको हम कहते हैं जी, बायोलॉजिकल टर्म में हम इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है पूरा सीक्वेंशियल प्रोसीजर, प्रोटीन बनने का पूरा पूरा का पूरा प्रोसीजर, ये है जी इस टाइटल का मतलब। अब ये देखेंगे हम कि हमारे सेल्स के अंदर ये प्रोटीन जीन कैसे बना रहे हैं। ठीक है, दो हिस्सों में होता है। एक जीन एक्सप्रेस होगा बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन। जीन जाहिर हो जाएगा कैसे जी? एक्सप्रेस बाय फॉर्मिंग अ प्रोटीन बाय फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो अब ये देखना है कैसे हो रहा है। ये जो ऊपर भी हम बात कर चुके हैं जी कि हमारा जीन एक्सप्रेस होता है प्रोटीन में। अब हमें ये देखना है कि ये जीन किस तरह एक खास प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये काम दो स्टेजेस में होता है। पहली स्टेज कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है एक चीज को नकल करके दूसरी चीज पे उतारना। पेपरों में छपाई करते हैं उसको आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। ठीक है, एक चीज आपके सामने मौजूद है, बिल्कुल उसकी हूबहू कॉपी बना लेना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है जी? सपोज करें जी हमारे पास ये हमारे पास जो है वो साइटोप्लाज्म है। ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और ये जी उसके अंदर का न्यूक्लियस। और हमें पता है जी हमारे जीन, हमें तो जीन को एक्सप्रेस करना है ना, जीन किस में होगा? DNA में होगा। DNA कहाँ होंगे? क्रोमेटिन फाइबर और न्यूक्लियस में। तो हमें न्यूक्लियस में जाना पड़ेगा। न्यूक्लियस में हमें जाना पड़ेगा। तो जरा न्यूक्लियस को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। ये जी हमारे पास न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब न्यूक्लियस में हमारे पास डी, अब हम यहाँ क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम नॉर्मल हालत में बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम्स अनकॉइल हुआ हुआ होता है और DNA की फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास DNA की चेन्स है जी। सपोज कर ले सेल के अंदर ये एक DNA की चेन है। ठीक है जी, इसी तरह एक क्रोमोसोम की DNA की चेन ये है जी। ऐसे हमारे सेल के अंदर ये DNA की चेन्स मौजूद हैं, और इन DNA की चेन्स में है जी पर्टिकुलर एक जीन। अब यहाँ एक एंजाइम होता है जी, एक एंजाइम होता है। इस एंजाइम को कहते हैं हम RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज। RNA पॉलीमरेज क्या करता है जी? इसके ये जो है ना जीन के बेस पेयर्स को थोड़ा अलग करके खोल देता है। ठीक है जी, जैसे कि ये सपोज करें जी, ये एक DNA, इसको सीधा बनाना है, पता नहीं क्यों टेढ़ा बनाया मैंने। ये है जी DNA, इसका ये एडिनाइन है और ये थाइमाइन है, ये साइटोसाइन है, ये ग्वानिन है, ये A है, ये T है। ऐसा ही है ना मामला? चले,
अभी तो सपोज करें ये जुड़े में जी, ये लें जी जुड़े में, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा जी, इसको बीच में से खोल देगा ऐसे, ओए हाय, चले मैं बना दूंगा दोबारा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है जी, इनको अनजिप कर देगा, यानी दोनों बेस पेयर के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको डिसॉल्व कर देता है जी, और ये दोनों चेन्स एक दूसरे से इस हिस्से से, यानी जो हिस्सा इस एंजाइम के अंदर होगा वो खुल जाएगा जी, ऐसे खोल दे, ये आरएनए पॉलीमरेज का काम। अब होता क्या है जी, सपोज करें जी ये हमारे पास है डीएनए है जी, ये हमारे पास डीएनए, ठीक है। अब इसमें ये जो बीच वाला कंप्लीट टर्न है ना, ये वाला, ये है जी सपोज करें पर्टिकुलर जीन हमारा, जिसको हमें जो है ना, इससे हमें प्रोटीन बनाना है, ठीक है जी, ये वाला सेगमेंट जो है ये है जी वो जीन जो हमें बनाना है। तो ये अनट्विस्ट हो जाता है पहले तो ये, यानी कि सीधा हो जाएगा, और फिर ये आरएनए पॉलीमरेज में से गुजरेगा, ये है जी सपोज करें आरएनए पॉलीमरेज। अब ये सीधा हो जाता है जी, और सीधा होके ये हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज में से गुजरेगा, पूरा गुजार दिया मैंने तो, ठीक है जी। ये सपोज करें जी जब ये एंटर हुआ तो उस वक्त तो इसके बेस पेयर कनेक्टेड थे, ये देखिए जी बेस पेयर कनेक्टेड थे, लेकिन जैसे वो आरएनए के अंदर गया, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसके अंदर से गया, मैंने आपको ऊपर काम बता दिया। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस इनके जो ये जो नाइट्रोजन बेसिस है इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको ये खत्म कर देगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों चेन ऐसे खुल जाएंगी, ऐसे देखिए ये खुल गई, ये जी देखो खुल जाती है दोनों चेन, ठीक है। आई होप ये बात तो समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे पास एक डीएनए की चेन थी जी, वैसे तो बॉन्डिंग हुई हुई थी, इनकी दोनों स्ट्रैंड्स जुड़ी हुई थी, लेकिन जैसे आरएनए पॉलीमरेज में से ये गुजरा तो ये चेन बीच में से खुल गई, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ये रीड करेगा कि ये कौन कौन से जो है वो नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं, ठीक है जी, ये कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस जो है वो ये लगे हुए हैं वो ये देखेगा। सपोज करें जी, सपोज करें, अब मैं यहाँ तो बहुत छोटा सा लिख देता हूँ क्या, नहीं मैं नीचे लिख देता हूँ। सपोज करें जी, हम यहाँ नीचे लिख देते हैं जी कि हमारे पास यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 हम लिख देते हैं जी कि एक ए लगा हुआ है, एक टी लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है, एक जी लगा हुआ है, फिर एक और सी लगा हुआ है, फिर एक ए लगा हुआ है, ठीक है। ये इन 6 की बात करिए। आरएनए पॉलीमरेज ने इस डीएनए की चेन को खोल दिया है जी, और अब वो रीड कर रहा है कौन कौन से जो है वो नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए हैं। अब यहाँ पड़े हुए होते हैं जी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है आरएनए के छोटे छोटे से न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए। अब आरएनए क्या है जी, आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर के अंदर, बिल्कुल डीएनए की तरह का ही होता है जी, वही शुगर मॉलिक्यूल, फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, बस 2 3 फर्क होते हैं। एक तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, डीएनए में तो डबल स्ट्रैंड होती है, उसमें सिंगल होता है, और दूसरा उसमें शुगर जो है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, उनमें राइबोज शुगर होती है। और तीसरा बड़ा फर्क वो ये है कि जैसे नाइट्रोजन बेस डीएनए में कौन कौन से थे, एडिनाइन, गुआनिन, साइटोसाइन और थायमाइन, वहां थायमाइन नहीं होता, वहां थायमाइन को की जगह यूरासिल होता है। तो जहां थाइमाइन लगेगा वहां यूरासिल लगा देना, बस ये ध्यान में रखें। तो अब ये क्या है जी, ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो हमारे न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है जी। हमारे यहाँ सेल में पड़े हुए होते हैं, जैसे बहुत सारे सेल्स के अंदर ना ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं, ये ऐसे, ठीक है जी। अब ये आरएनए, अब ये हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है, इसने पहला काम क्या किया, इसने अनजिप किया डीएनए की चेन को। दूसरा काम क्या करेगा जी, ये इस कोड को रीड करेगा और उस हिसाब से उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो लगाता जाएगा। मिसाल के तौर पे इसने इसको रीड किया ए, अब ए की जगह क्या लगता है जी, ए की जगह टी लगता है, लेकिन आरएनए में टी नहीं होता, आरएनए में यूरासिल होता है, तो वो यूरासिल वाला आरएनए का एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ फिट करेगा। फिर वो इसको रीड करेगा, ये टी है, अब टी पे क्या लगता है, ए, आरएनए में ए तो होता है लिहाजा ए लग जाएगा। फिर अब वो इसको रीड करेगा, ये सी है जी, सी पे क्या लगता है, जी लगता है, तो वो आरएनए का जो जी वाला न्यूक्लियोटाइड है वो यहाँ लगा देगा। अब वो इसको रीड करेगा जी, इस पर यहाँ सी लग जाएगा, इस पर यहाँ जी लग जाएगा, और फिर ये ए है, ए पे टी लगता है, लेकिन आरएनए में हमारे पास टी की जगह यूरासिल होता है, ये बात का ख्याल रखिएगा बार बार। तो ए की जगह यहाँ पे वो यू लगा देगा। अब ये आप देख रहे हो वो नीचे की चेन, डीएनए की चेन को रीड करे जा रहा है और एक आरएनए की चेन बनाता जा रहा है,
एक आरएनए की चेन ऐसे है ना, आरएनए की एक एक दो ऐसे चेन बनती जा रही है ऐसे ही। इस आरएनए की चेन को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। तो मैं भी बना देता हूँ जी यहाँ पे। तो अब इसने देखें ये था, इसने यहाँ यू लगाया, यहाँ ए लगाया, यहाँ ए को देख के यहाँ जी लगाया, यहाँ सी लगाया, यहाँ जी, यहाँ यू, और ये इनकी जो फॉस्फेट है वो आपस में मिल जाएंगे, ये एक आरएनए की चेन बन गई। इस आरएनए की चेन को हम कहते हैं मैसेंजर आर एन ए। अब क्या होगा जी, अब बस अब मामला खत्म हो जाएगा। अब ये जो आपका जो अनजिप डीएनए था, जब ये आपका यहाँ से निकलेगा, इस आरएनए पॉलीमरेज से निकलेगा, तो ये वापस जुड़ जाएगा, इनमें बॉन्डिंग वापस हो जाएगी, आपका डीएनए तो वापस जुड़ गया, सही सलामत हो गया। और ये जो आपका आरएनए निकला है जी, आपका ये जो आरएनए बना है आरएनए पॉलीमरेज में, ये आ गया जी, ये आ गया जी आरएनए पॉलीमरेज। ये हो गई जी ट्रांसक्रिप्शन। और अब ये जो आरएनए मैसेंजर आरएनए है, ये आपके साइटोप्लाज्म से निकल सॉरी न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। ये पहली स्टेज हो गई ट्रांसक्रिप्शन। मैंने आपको याद है ना, मैंने क्या बताए थे, छापना, किसी पेपर को देख के बिल्कुल एज इट इज छापना। ये तो यहाँ देखो क्या किया, आरएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम ने डीएनए को देखते हुए बिल्कुल छपाई की है और एक आरएनए का मॉलिक्यूल बनाया, तो उसको आप कहते हो मैसेंजर आरएनए। ये पहली स्टेज हो गई। अब उस जिस डीएनए को, अब जाहिर है जीन बाहर नहीं आ सकता। प्रॉब्लम क्या आती है कि जीन हमारा होता है न्यूक्लियस के अंदर, और प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, एक ऑर्गेनल होता है राइबोसोम, वहां पर। अब दो मामले, तीन मामले थे, ठीक है जी, तो मैं दोबारा यहाँ बताता हूँ। देखिए जीन आपका है जी यहाँ न्यूक्लियस में, जबकि प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, वो यहाँ है। या तो जीन बाहर आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, राइबोसोम अंदर चला जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब क्या है भाई, तो फिर आपने क्या किया, इधर जीन की एक कॉपी बनाई और उस कॉपी को बाहर लाया, तो ये इसलिए ट्रांसक्रिप्शन हुई है। तो ये होता है ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम होता है, वो डीएनए की चेन को अनजिप करता है, जिस जीन को पढ़ना होता है ना, वहां से डीएनए की चेन को अनजिप करता है, फिर उसके कोड को रीड करते हुए आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स लगाता है और एक मैसेंजर आरएनए बना देता है। अब उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आ गया, पहली स्टेज खत्म हो जाती है। अब दूसरी स्टेज आती है जी, उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सेकंड, ये तो ट्रांसक्रिप्शन थी ना पहली स्टेज, अब दूसरी स्टेज कहलाती है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है जी, आपके पास कोई इंग्लिश का अल्फाज है, आप उसको स्टडी करें और उसका जो उर्दू में काउंटर पार्ट होता है वो निकाल दें, इसी को कहते हो ना ट्रांसलेशन। इंग्लिश का वर्ड है जी वी, आपने देखा ये वी है, इसका उर्दू में क्या मायने बनता है, हम बनते हैं, तो आपने वो कर दिया, ये ट्रांसलेशन है। यहाँ पे भी यही होगा। अब ये जो राइबोसोम है ना, ये आपका आरएनए का मॉलिक्यूल पढ़ेगा और इसकी प्रोटीन की जबान में उसको तर्जुमा करेगा। समझ में आई ये बात, राइबोसोम आरएनए को पढ़ेगा और प्रोटीन की जबान में इसको कन्वर्ट करके ना उसका काउंटर प्रोटीन बनाता रहता है। अब होता क्या है जी, ये आपके पास होता है राइबोसोम। राइबोसोम को मैं जरा डिफरेंट कलर से बनाता हूँ, रेड कलर से बना देता हूँ। ये राइबोसोम होता है जी, ऐसा अजीब सा होता है, ऊपर का थोड़ा सा बेल शेप जो है ना, ऊपर का थोड़ा छोटा होता है, नीचे का थोड़ा बड़ा होता है, दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये राइबोसोम होता है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम बहुत सारे होते हैं जी, एनिमल प्लांट सब में, इवन के प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में होते हैं ये। अब वो जो आरएनए आया था, अब वो आरएनए ब्लू कलर का बनाया था ना मैंने, लिहाजा यहाँ पे भी मैं ब्लू कलर का बनाया था। ये है जी वो मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए इधर से ये एंटर हो जाता है जी राइबोसोम में। इतना बड़ा मैंने एंटर करा दिया यार, चलें जी ऐसे एंटर कराते हैं बस इतना। ये जी, और ये वो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए, ये क्या लगे हुए, न्यूक्लियो वो सॉरी न्यूक्लियोटाइड कह रहा हूँ, नाइट्रोजन बेसिस लगे हुए, ए ए सी जी या फिर टी, तो ये आरएनए है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये आपके पास राइबोसोम के अंदर ये जो है ना मैसेंजर आरएनए आता है जी। अब यहाँ पर एक राइबोसोम के अंदर भी एक आरएनए मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। स्मॉल आर का मतलब है राइबोसोमल। तो राइबोसोमल आरएनए एक नाम का एक और आरएनए मौजूद होता है, वो मेक श्योर करता है जी कि राइबोसोम एक वक्त में सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड को ही स्टडी करे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था ना, 3 का एक कोड होता है, यहाँ पे बताया था, देखो ये 3 का कोड होता है, ये 3 का कोड है, तो जाहिर बात है 3 का कोड है, तो लिहाजा 3 को ही स्टडी किया जाएगा।
तो अब ये जो RRNA है ये क्या करेगा जी, आपका ये जो mRNA एंटर हुआ है ना, बस 3 पर लाके इसको हुक कर लेगा, रोक लेगा। अब जब पहले ये रीड हो जाएगा, जब ये आगे बढ़ेगा तो फिर वो आगे अगला 3 आ जाएंगे। ऐसे होता है ना, आपके पास लाइन लगी हुई होती है, तो आपका जो काउंट कैशियर होता है वो एक बंदे को आता है और रोक लेता है लाइन, फिर जब वो आगे पास करता है फिर कहता है जी आओ जी लाइन मूव करो। ये RNA का काम है। अब उसने इन 3 न्यूक्लियोटाइड को रोक लिया है। अब सपोज करो यहाँ लगा हुआ है ए, यहाँ मैं इसको जरा पतला नंबर ले लेता हूँ, रुक जाए जरा। सपोज करें जी यहाँ लगा हुआ है ए, यहाँ लगा हुआ है यूरासिल, और यहाँ लगा हुआ है जी, और ठीक है। अब जिस तरह आपके पास न्यूक्लियस में RNA के वो थे न्यूक्लियोटाइड्स, इसी तरीके से आपके ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये राइबोसोम कहाँ मौजूद है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक तीसरा RNA मौजूद होता है। तीसरा, पहला कौन सा हो गया, ये वाला। दूसरी टाइप कौन सी हो गई जी, ये वाली। एक और होता है तीसरी टाइप RNA की, उसको हम कहते हैं tRNA। tRNA, ट्रांजिशनल RNA। इस RNA की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड से, मिसाल के तौर पे 1 2 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है जी, और ये आपस में जुड़े हुए, ये इनकी शुगर और फॉस्फेट की रिंग हो गई, और ये नाइट्रोजन बेसिस है। सपोज करें ये वाला है RNA ना, UC और G, ठीक है जी। और ये नीचे नीचे जो है ना इनकी वही है अपराइटिंग, ठीक है, स्ट्रक्चर वही होता है जैसे DNA का है, बस सिंगल लिंक है। तो tRNA ये कोई लंबी चेन नहीं है, जैसे आपकी mRNA तो लंबी चेन होती है, DNA भी लंबी। ये सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, और इसके अंदर एक उस जो भी कोड होता है ना उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर प्रोटीन लगा हुआ होता है। यहाँ पे एक प्रोटीन लगा हुआ, अमाइनो एसिड, सॉरी एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड लगा हुआ होगा। ये क्या है, ये है अमाइनो एसिड लगा हुआ होगा। ऐसे बहुत सारे टीआरएनए होंगे मुख्तलिफ 3 के कॉम्बिनेशन के साथ। एक टीआरएनए ये होगा, सपोज करें जी इसमें लगा हुआ है, सपोज करें ये पॉइंटर, 1 मिनट डाल दो। हाँ, सपोज करें यहाँ लगा हुआ है ए लगा हुआ है, यहाँ पे यूरासिल लगा हुआ है, और यहाँ पे जी लगा हुआ है, और ये उसका अमाइनो एसिड है। सिमिलरली एक जो है वो यहाँ होगा। ऐसे टीआरएनए बहुत भरे पड़े हुए होते हैं जी। टीआरएनए की कंपोजिशन मैंने आपको बता दी है, 3 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए होंगे, और उससे एक टीआरएनए के साथ एक अमाइनो एसिड होगा। वापस आते राइबोसोम में, वो जो mRNA आया था न्यूक्लियस में से, वो हमारे राइबोसोम में एंटर हुआ, और RRNA ने उसके सिर्फ 3 के कोडॉन को रोक दिया। अब वो स्टडी करेगा, क्या लिखा हुआ है AUG। अब ये इसके हिसाब से जो सूटेड जुड़ने वाला टीआरएनए होगा वो बुलवाएगा। अब ए के आगे क्या होता है जी, एक इस पे जुड़ता है, ए जो है थाइमाइन के साथ जुड़ता है, लेकिन यहाँ थाइमाइन तो नहीं होता, यूरासिल होता है। फिर यू किसके साथ जुड़ेगा, ए के साथ, और जी किसके साथ जुड़ेगा, सी के साथ। तो ऐसा कोई ये टीआरएनए देखेगा अपने साइटोप्लाज्म में से जिसके अंदर यूएसी हो, ये रहा जी वो यूएसी वाला, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा जी, इधर लगेगा, यानी किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये हो गया जी अटैच, ये इसके साथ अटैच हुआ, ये हो गया जी, देखा अटैच हो गया। और अब इसको ये आगे बढ़ा देगा, RNA अटैच होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और इसका अमाइनो एसिड रोक लिया जाएगा। ये इसका अमाइनो एसिड रोक लिया राइबोसोम, ठीक है जी। अब क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको, जरा बनाना पड़ेगा ना, रुक जाए जरा। ये देखें इसने आगे बढ़ा दिया, 1 2 ये 3, ठीक है जी, और इसके साथ तो वो अटैच कर चुका है। तो ये देखें जी, ये अटैच हुआ हुआ टीआरएनए, ये अटैच हुआ हुआ। इसी तरह वो यहाँ पर जो भी कोड होगा उस हिसाब से टीआरएनए बुलाएगा और उसको अटैच कर लेगा। जब वो टीआरएनए अटैच हो जाता है उसका अमाइनो एसिड रोक लेगा, अमाइनो एसिड ये रुक गया। अब ये आगे बढ़ जाएगा, ऐसे ये ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, टीआरएनए आते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे, ये आरएनए बढ़ता जाएगा। ऐसे ये जो है ना ट्रांसलेशन होती है। अब ये जो अब अमाइनो एसिड है ये जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, और ये अमाइनो एसिड की चेन बनती जा रही है। यही चेन क्या कहलाएगी, फिर जब आपके पास एक कोडॉन आ जाएगा, स्टॉप कोडॉन, तो ये फॉर्मेशन रुक जाएगी, और ये जो चेन बनी है ना, ये जो चेन बनी है ये प्रोटीन हो गया। दैट इज हाउ एक जीन प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ है। देखा आपने, ये कहलाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसे जो है हमारे पास जीन्स रीड आउट होते हैं। आज हमारे पास टॉपिक ये था कि ये जो जीन्स हैं कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं,
किस तरह एक्सप्रेस होते हैं। तो हमने देखा जीन क्या है जी, हमारे पास जो डीएनए की सेगमेंट होती है उनको हम जीन्स कहते हैं, और इनके अंदर मालूमात जो है वो बेस पेयर्स की अरेंजमेंट के हिसाब से होती हैं। और फिर हमने ये देखा कि ये किस तरह एक्सप्रेस होती है, इसमें जो प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये जीन हाउ जीन एक्सप्रेस के टाइटल से भी आता है। उसमें ट्रांसक्रिप्शन देख लिया हमने, ट्रांसलेशन देख लिया हमने। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये देखेंगे कि जो है कोडॉन, ये जो बार बार हम कर रहे हैं ना, एक बात अब मैंने की, तीन तीन का क्यों चल रहा है मामला, ये जरा देखेंगे। हमने देखा ना यहाँ पे, हमने क्या देख बताया मैंने आपको कि ये जो तीन बेस पेयर है ये एक कोड है जी अमाइनो एसिड का। सिमिलरली ये चीज हमें यहाँ नजर आई कि ये तीन के ही, ये तीन था और एक ये अमाइनो एसिड लगा हुआ, भाई चार क्यों नहीं है, दो क्यों नहीं है, एक क्यों नहीं है। ये जो कोडॉन्स का मामला है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा, कोडॉन्स का मामला। तो फिर ये तकरीबन चैप्टर जो है हमारा इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कोई सवाल हो तो मुझसे आप पूछ लिएगा। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।